Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about some theories, cognitive theories of learning. देखो हमने बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज भी पढ़ ली हैं, कॉग्निटिव थ्योरीज भी कुछ पढ़ ली हैं, अब थोड़ी सी बचती हैं। सोशल थ्योरीज अभी हमने पढ़नी है जिसमें बंडूरा की आती है। ठीक है, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। देखो हमने बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी पढ़ ली। बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज में थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर, टॉलमैन, ये हमने सारा पढ़ लिया। कॉग्निटिव थ्योरीज में हमने जीन पियाजेट की भी पढ़ी, लाइबा-गोस्टी, ब्रूनर, कुर्थ-लेविन की अभी पढ़नी है बिकॉज ये जो थ्योरी है ये किस में है, ये गेस्टाल्टिज्म में भी है, तो हम इसको वहीं पे कवर करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट गगने की हमने पढ़ ली, हल की पढ़ ली। अभी हमने लॉरेंस कोहलबर्ग लर्निंग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, डेविड आसुबल और इसमें इरिक्सन भी आते हैं। ठीक है, इरिक्सन को भी पढ़ना है और बंडूरा को पढ़ना है। देखो यूट्यूब पे तो हमने ये डिस्कस नहीं की है, मैंने अलग से बैच चलाया है तो उसमें हमने सारी डिस्कस की हैं। एज यू नो, कुछ बच्चे यहाँ पे मेरे बैच में उनको पता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? सबसे पहले हम लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। देखो, मॉरलिटी का मतलब होता है कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट एंड रॉन्ग फॉर अस, है ना। बट कोहलबर्ग ने थ्योरी क्यों दी है मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इसके पीछे एक थोड़ी प्यारी सी कहानी है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक इंसान था, उनका नाम था हैंस। हैंस के पास एक डायलेमा था। डायलेमा का मतलब क्या है? एक दुविधा, एक समस्या, जिसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, हैंस के पास एक डायलेमा था। डायलेमा मीन्स एक प्रॉब्लम, एक दुविधा, एक समस्या। ठीक है, जो हैंस था ये एक इंसान था और ये कहाँ पे रहता था? ये यूरोप में रहता था। इनकी जो वाइफ थी उनको, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनको कैंसर था। ठीक है, कैंसर था तो उसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा मरणहाल थी। कैंसर था तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने उनको एक मेडिसिन लिख के दी और वो जो मेडिसिन थी वो सिर्फ एक शॉप पे मिलती थी जो अभी नई ओपन हुई थी। ठीक है, वो जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी और वो मेडिसिन सिर्फ एक ही शॉप पे मिलती थी, जिसकी वजह से वो जो हैंस थे उनकी वाइफ की जान बच सकती थी। अब वो बहुत सारे स्टोर्स पे गए बट उनको वो मेडिसिन नहीं मिली। जब वो उस शॉप पे गए, जो मेडिकल शॉप थी जो डॉक्टर ने बोला था, ठीक है, तो उस शॉप पे गए तो वहाँ पे जो ड्रगिस्ट था, ड्रगिस्ट मतलब मेडिकल शॉप वाला, तो जो ड्रगिस्ट था तो उसने वो मेडिसिन निकाल के थी जो डॉक्टर ने बोली थी, बट वो उसको बहुत हाई कॉस्ट में बेचने लगा। ठीक है, तो मेडिकल शॉप वाला बहुत हाई कॉस्ट में बेचने लगा। फॉर एग्जांपल, जो मेडिसिन थी वो 200 की थी बट मेडिकल शॉप वाला बेचने लगा उसको 20,000 में। ठीक है, बट वो जो हैंस था, हैंस के पास सिर्फ 1,000 था। अब उन्होंने बहुत सारी मिन्नतें की कि आप ये जो मेडिसिन है आप थोड़ी सस्ते में बेचो। अगर आप कम भी नहीं कर सकते हो तो आपने क्या करना है? अगर आप कम नहीं कर सकते हो तो आप थोड़ा, मैं आपको लेटर दूंगा, मतलब आपको बाद में दे दूंगा। कम नहीं कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, बाद में तो ले ही सकते हो। बट उन्होंने कुछ नहीं माना। उन्होंने बोला, वो जो ड्रगिस्ट थे, मतलब जो मेडिकल शॉप वाले थे, उन्होंने बोला मैंने तो नई शॉप खोली है, मैं इस शॉप को बढ़ाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। अगर मैं ऐसे ही सस्ते दवा बेचूँगा या मैं ऐसे ही फ्री में दे दूँगा, क्या पता आप आओगे या नहीं आओगे, है ना। तो उन्होंने कुछ नहीं माना, उन्होंने उसको मेडिसिन नहीं दी। अब यहाँ पे जो हैंस थे, हैंस के पास दो रास्ते थे। कौन कौन से दो रास्ते? हैंस के पास दो रास्ते थे। एक तो वो सीधे जाता विदाउट मेडिसिन। अगर वो विदाउट मेडिसिन जाता फिर उनकी जो वाइफ थी वो खतरे में रह जाती, वो उसकी डेथ भी हो सकती थी। और दूसरा उसके सामने था, मतलब एक रास्ता तो ये था विदाउट मेडिसिन जाएगा और दूसरा रास्ता क्या था कि वो चोरी करके जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी जो शॉप थी, किसकी शॉप? मेडिकल वाले की शॉप जो थी उसको तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, मेडिकल शॉप को तोड़ दिया और वहाँ से जो मेडिसिन थी उसको स्टील कर दिया, चोरी कर दी और डॉक्टर को दे दी और उसकी जो वाइफ थी, वाइफ की जान बच गई। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के सामने ये टेस्ट रखा गया, एक्सपेरिमेंट। उनने बोला ये जो हैंस था, हैंस डायलेमा, क्या हैंस ने सही किया? क्या ये मॉरल प्रिंसिपल है, इथिकल प्रिंसिपल है कि क्या उसने जो चोरी की वो सही किया या गलत किया? ठीक है, तो ये इनके पीछे एक कहानी थी, इसको बोलते हैं कौन सी? हैंस डायलेमा, जिसके ऊपर जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने अपनी थ्योरी दी, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया,
इन्होंने ये जो थ्योरी है, ये जो अपनी जो थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इसमें इन्होंने 3 लेवल रखे। कितने लेवल रखे? इसमें इन्होंने 3 लेवल रखे और 6 स्टेजेस रखी। यस, कितने? 3 लेवल्स हो गए एंड 6 स्टेजेस। क्वेश्चन आपको यहाँ से आते हैं, कितने लेवल्स थे, कितनी स्टेजेस थी और हर एक स्टेज में क्या था। तो 3 लेवल्स कौन कौन से थे, पहले हम वो देखते हैं, देन आफ्टर दैट समझते हुए चलेंगे आगे आगे। तो सबसे पहला लेवल था, इसको L1 बोलेंगे, लेवल 1 आप लिख सकते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल, ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल है L1 हम इसको बोलेंगे, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें प्राइमरी लेवल के बच्चे आएंगे। प्राइमरी छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, प्राइमरी लेवल के बच्चे। देन इनकी एज क्या होगी? 4 to 10 ईयर्स होगी इनकी एज, 4 to 10 ईयर्स। तो यहाँ पे जो बच्चे की मोटिवेशन होती है ना, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होती है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, इसमें कितनी स्टेजेस आती हैं? इसमें 2 स्टेजेस आती हैं। हम S1 बोलेंगे और S2। S1 मतलब स्टेज 1 हो गई और S2 हो गया स्टेज 2। स्टेज 1 को क्या बोल देंगे? स्टेज 1 हो गई पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। स्टेज 1 कौन सी हो गई? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। कौन सी मोटिवेशन होती है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो पनिशमेंट से बचने के लिए जब वो मॉरलिटी की तरफ बढ़ते हैं, जब कोई वो मॉरल काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं पनिशमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को अगर हम बोलेंगे मैं आपको बहुत मारूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने छोटे बच्चे को बोला अगर दोबारा आपने बड़े भाई के साथ बदतमीजी की या इसको भैया नहीं बोला तो मैं आपको बहुत मारूंगी, तो वो उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो मॉरलिटी की तरफ जाएगा, वो भैया बोलना स्टार्ट करेगा। उसको क्या बोलते हैं? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है। सेकंड स्टेज इसमें कौन सी आती है? सेकंड स्टेज आती है म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन, ठीक है, या एक्सचेंज स्टेज बोलते हैं। इसी को हम पर्सनल रिवार्ड भी बोलते हैं, पर्सनल रिवार्ड स्टेज। इसी को हम बोलते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इसी को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल एक्सचेंज, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ठीक है, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पहली स्टेज आपने पढ़ी कि यहाँ पे पनिशमेंट से बचने के लिए वो मॉरलिटी की तरफ जाते हैं, और सेकंड स्टेज में क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज में यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे वो एक्सचेंज में जब भी उनको मॉरलिटी की तरफ ले जाएंगे तो वो एक्सचेंज में कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, एक्सचेंज में कुछ ना कुछ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बच्चे को शॉप पे भेज रहे हैं कि जाओ आप बेटा बिस्किट लेके आओ या सब्ज़ी लेके आओ, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं 50 रुपीज़ की सब्ज़ी तो लाऊंगा बट मुझे 20 रुपीज़ का कुछ चाहिए। अगर जैसे वो अपनी छोटी बहन को या छोटे भाई को पेंसिल दे देंगे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लेंगे, तो वो क्या है, वो म्यूचुअल एक्सचेंज है, ठीक है, उसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। ये म्यूचुअल एक्सचेंज दूसरी वाली स्टेज होगी। तो ये किस लेवल में होता है? ये प्री कन्वेंशनल लेवल में होता है। फिर सेकंड लेवल कौन सा आता है? ये तो प्री कन्वेंशनल लेवल था। प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस आती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं और उनको वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, उनके अंदर जो मोटिवेशन होती है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होती है, वो कैसी होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। दूसरों के डर से वो करते हैं चीज़ें, और जब भी वो कुछ चीज़ देंगे वो क्या करते हैं, वो आप मांगते हैं कि मुझे भी चाहिए, अगर मैं आपको ये दूंगी तो मुझे वो चाहिए, ठीक है। अगर आप मुझे शॉप पे भेज रहे हो कुछ लाने, मुझे भी कुछ 5 रुपये का खाना है, मतलब उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। फिर दूसरी स्टेज आती है, दूसरा लेवल आता है लेवल 2, हम इसको बोलेंगे L2। आप पूरा लेवल 2 लिख लेना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेंगे। तो लेवल 2 कौन सा है? कन्वेंशनल लेवल। पहला कौन सा था? प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा हो गया कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो देखो पहला वाला हमने पढ़ा कौन सा? प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, ठीक है। बट जो प्री कन्वेंशनल है इसमें प्राइमरी नहीं आएंगे, इसमें एडोलिसेंस वाले आते हैं। एडोलिसेंस बच्चे जिनको हम क्या बोलते हैं, ये टीनेज में जो बच्चे होते हैं ना, वो आएंगे इसमें कन्वेंशनल लेवल में। इसमें भी 2 स्टेजेस आती हैं, जैसे हमने प्री कन्वेंशनल लेवल में पढ़ी। तो 2 स्टेजेस कौन कौन सी आती हैं? एक तो आता है इसमें गुड बॉय एंड बैड बॉय, गुड बॉय एंड बैड बॉय वाली स्टेज, बैड बॉय। एंड दूसरा कौन सा आता है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड
ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो ये हो गई S3, मतलब ये स्टेज 3 हो गया और ये स्टेज 4 हो गई, ठीक है। अब गुड बॉय और बैड बॉय का मतलब क्या है? गुड बॉय ये मॉरलिटी की तरफ, ये अच्छे मतलब मॉरलिटी की तरफ कब बढ़ते हैं ये मॉरलिटी की तरफ? जब ये दूसरों का प्रेज़ पाने के लिए, दूसरों का प्रेज़ मतलब कोई इनको प्रेज़ करे, कोई इनको रिवार्ड दे, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये मॉरलिटी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे स्कूल में अगर टीचर स्टार देगी या एक्सीलेंट बोलेगी, है ना, तो वो बच्चा ज़्यादा बढ़ के आता है कि मुझे क्लास में सबसे ज़्यादा टीचर प्रेज़ करनी चाहिए। तो गुड बॉय या बैड बॉय कहने के लिए वो क्या करते हैं? वो मॉरलिटी की तरफ बढ़ते हैं। ये किस में आता है? स्टेज 3 में। फिर आपकी स्टेज 4 आती है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको लॉ के बारे में पता चलता है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में कौन कौन से लॉज हैं, सोशल लॉज क्या है, थोड़ा बहुत लॉ एंड ड्यूटीज़ के बारे में पता चलता है। बट यहाँ पूरी तरीके से लॉ एंड ड्यूटी का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पूरी तरह से बैठ नहीं जाता, बट थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ जाता है, ठीक है। फिर आती है आपकी फिर आती है आपकी लास्ट लेवल L3 में इसको कंसीडर करूँगी तो L3 क्या है? ये पोस्ट कन्वेंशनल हो गया, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये। तो यहाँ पे जो है ना, देखो सबसे हमने पहले प्री कन्वेंशनल लेवल पढ़ा, उसमें प्राइमरी लेवल के बच्चे थे, वहाँ पे कोई भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं थी। फिर हमने कन्वेंशनल लेवल पढ़ा, वहाँ पे टीनेज के बच्चे हैं, एडोलिसेंस, थोड़ा बहुत वो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए क्या करते हैं? प्रेज़ पाने के लिए मॉरलिटी की तरफ जाते हैं और थोड़ा बहुत उनको सोशल ऑर्डर सोसाइटी के बारे में पता चलता है। फिर लेवल 3 आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या है? ये सेल्फ चूजन प्रिंसिपल होते हैं। यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक मतलब ये अंदर से खुद से मोटिवेटेड होते हैं। ये एडल्टहुड, ये यहाँ पे अब एडोलिसेंस नहीं आएगा, यहाँ पे एडल्टहुड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो स्टेजेस आएंगी जैसे बाकियों में है। इसको हम S5 बोलेंगे, स्टेज 5। आप पूरा स्टेज लिख लेना STAG। और ये हो गया S6, स्टेज 6। तो S5 जो है स्टेज 5, इसमें क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन मतलब अब सोसाइटी के बारे में पता तो अच्छे से चल गया, अब सोसाइटी में जो ड्यूटीज़ है ना वो भी ये निभा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और ये स्टेज 6 क्या होता है? इसमें क्या आता है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल एथिकल प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है मतलब जो पूरी यूनिवर्स में सही है, जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी, इक्वलिटी देनी है सबको, वो ये सारी चीज़ें भी करते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने कितनी स्टेजेस पढ़ी? हमने 3 लेवल्स पढ़े एंड 6 स्टेजेस पढ़ी। लेवल 1 होगी प्री कन्वेंशनल, फिर प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और दूसरा हो गया म्यूचुअल एक्सचेंज, पर्सनल रिवार्ड, टिट फॉर टैट, ठीक है। टिट फॉर टैट इसको बोलते हैं, परवर्जिव ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, इंटरपर्सनल एक्सचेंज, बहुत सारे नामों से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर लेवल 2 जो हो गया, इसमें कन्वेंशनल लेवल को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 3 गुड बॉय एंड बैड बॉय, स्टेज 4 हो गया लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें सोसाइटी के लॉज के बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं, एडोलेसेंस टीनेज में होता है। फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 5 और स्टेज 6 आती है। स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और स्टेज 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स आते हैं, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। तो हम थोड़ा थोड़ा इनको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लेवल 1 में प्री मॉरलिटी, आप याद रखना प्री मॉरलिटी मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज है, आप कन्वेंशनली याद रखना, जो मैंने पीछे पढ़ाया ना उसी से क्वेश्चन आते हैं। मॉरलिटी भी याद रखना, कन्वेंशनल भी याद रखना। तो पहले तो इसमें 2 स्टेजेस आएंगी, कौन कौन सी हैं? स्टेज 1 में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। डूइंग व्हाट इज़ राइट, क्या सही है, तो वो हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमें डर रहता है पनिशमेंट का। यहाँ पे जो बच्चा है उसको किसका डर रहता है? पनिशमेंट का। दूसरी जो स्टेज आती है, दूसरी स्टेज कौन सी आती है? हेडोनिस्टिक स्टेज। हेडोनिस्टिक स्टेज का मतलब क्या है? यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट इज़ राइट, डूइंग व्हाट इज़ राइट फॉर पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए, पर्सनल रिवार्ड के लिए, कि मुझे क्या मिलेगा अगर मैं आपका होमवर्क करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। पर्सनल गेन के लिए उसको हम हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, एज वेल एज म्यूचुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। देन आता है सेकंड लेवल कौन सा है? कन्वेंशनल मॉरलिटी या कन्वेंशनल लेवल आप बोल सकते हो। इसमें कितनी स्टेजेस हैं? इसमें भी फर्दर 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस आएंगी, आप ऐसे लिख सकते हो 2 स्टेजेस। स्टेज 3 हम इसको बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको S3 पढ़ाया था, इंटरपर्सनल
कंकॉर्डेंस ओरिएंटेशन, इंटरपर्सनल, इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहला जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे लिखाया। म्यूचुअल एक्सचेंज, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, पर्पस ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, इंटरपर्सनल एक्सचेंज, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके नाम है। तो हाँ, देन आता है यस, देन आता है इसमें इंटरपर्सनल म्यूचुअल एक्सचेंज। ये कौन सी है? हाँ, थर्ड स्टेज है गुड बाय एंड बैड बाय, ठीक है। ये इंटरपर्सनल वाला नहीं है, ये गुड बॉय एंड बैड बॉय है, गुड बॉय एंड बैड बॉय वाली, ठीक है। दूसरों का प्रेज पाने के लिए, दूसरों की नज़रों में अच्छा करने के लिए ये मॉरलिटी की तरफ बढ़ते हैं। फिर स्टेज 4 में लाइन और ओरिएंटेशन आता है। ये करते हैं व्हाट इज़ राइट बिकॉज हमारी ड्यूटी है, हेल्प करते हैं सोसाइटी की, थोड़ा बहुत इनको नॉलेज हो जाता है सोसाइटी के बारे में, सोशल रूल्स के बारे में, ठीक है। फिर आता है इसमें, वेट अ सेकेंड, हाँ, फिर आता है इसमें लेवल 3। लेवल 3 कौन सी स्टेज होती है? वो होती है पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, यहाँ पे डूइंग व्हाट इज़ राइट इवन जो ला के अगेंस्ट भी होगा तो वो सही करने की कोशिश करते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। और जो स्टेज 6 है, स्टेज 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को मानते हैं, जैसे ये राइट करते हैं बिकॉज इनका जो अंदर से इनर कॉन्शियस है, मतलब ये सेल्फ मोटिवेटेड होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है ना, यहाँ पे जस्टिस इक्वालिटी पे फोकस करते हैं। तो ये है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी। यस, अब हम पढ़ेंगे डेविड आसुबल। डेविड आसुबल को हम पढ़ लेते हैं, ये 8th वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो डेविड आसुबल को देख लेते हैं थोड़ा सा। वेट अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट। यस, तो थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी लर्निंग की। डिस्कवरी लर्निंग जो है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो डिस्कवरी लर्निंग है ये किसने दिया है? ये जेरोम ब्रूनर ने दिया है। अब जेरोम ब्रूनर ने क्या बोला था कि हमने अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है ना, प्रीवियस नॉलेज को बेस बना के नई नॉलेज बनानी है। मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, बच्चा जो है वो डिस्कवर करेगा चीज़ों को खुद से, ठीक है, यही मैंने बताया था आपको। बट ये जो कौन है ये, हाँ, आसुबल, ये जो आसुबल है, आसुबल ने इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, डिस्कवरी लर्निंग को जो जेरोम ब्रूनर ने की थी उसको रिजेक्ट किया। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? ये हुए थे जीन पियाजेट से, जीन पियाजेट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। अब मैंने आपको, जब हमने जेरोम ब्रूनर की थ्योरी पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था इन्होंने रिजेक्ट किया था जो कौन है, यस, जो पियाजेट है, पियाजेट को इन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिमिटेड ही कर दिया था, स्टेजेस को लिमिटेड कर दिया था कि बस इसके बिना बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो एक्सेप्ट किसको किया था? ठीक है, जो एक्सेप्ट है वो किसको किया था? यस, एक्सेप्ट किसको इन्होंने किया था? जेरोम ब्रूनर ने, इन्होंने लाइव-वाइगस्टी को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इन्होंने बोला था, ये मैं आपको बता देती हूँ, वेट अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद इट। ठीक है, यस, तो जो जेरोम ब्रूनर है, इन्होंने एक्सेप्ट किसको किया था? एक्सेप्ट किया था इन्होंने लाइव-वाइगस्टी को, बिकॉज इन्होंने बोला था सोशल लर्निंग होनी चाहिए, सोशल लर्निंग, तो इसीलिए बट तो ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हुए थे। डिस्कवरी लर्निंग को इन्होंने रिजेक्ट किया था। किसने रिजेक्ट किया था? डेविड आसुबल की बात हम कर रहे हैं। तो डेविड आसुबल ने डिस्कवरी थ्योरी को, डिस्कवरी लर्निंग जो ब्रूनर ने दी थी उसको रिजेक्ट किया था, और पियाजेट से इन्फ्लुएंस हुए थे। तो पियाजेट ने किसकी बात की थी? पियाजेट ने कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की बात की थी, इसलिए इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट किया जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी कौन सी है? जहाँ पे बच्चे खुद से नॉलेज को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करना है, और इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग को पूरी तरह से रिजेक्ट किया और अपना ही एक मॉडल दिया, उसको बोलते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, इसका मतलब क्या बताया इन्होंने कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो टीचर होता है वो पहले ही उनको एडवांस में ही बता देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पढ़ाना है, हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? यस, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3, साइकोलॉजी वाला यूनिट है ना। तो मैंने आपको पढ़ाना है आसुबल, ठीक है, आसुबल। तो मैं आपको पहले ही एक समरी जैसी, एक कंक्लूजन जैसा पूरा पहले ही मैं आपको बता दूंगी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर, जैसे मैं अभी बता रही हूँ ना, तो मैं इसी को एडवांस ऑर्गेनाइजर को फॉलो कर रही हूँ। क्यों? पहले पूरी एक समरी बता दूंगी,
आपको कि इस पर्टिकुलर में क्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या है। तो पहले एडवांस में एक समरी जैसी देते हैं। एक टीचर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लर्नर को। अभी वो प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, ठीक है, सो दैट बच्चे के माइंड में चीज़ें बैठ जाएँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसको बोलते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइडेड बाय टीचर टू लर्नर बिफोर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ऑर्गेनाइज न्यू इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। तो उसको हम एडवांस ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। अब ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर है ना, इसके भी उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं। कितने स्टेप्स हैं इसके? 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टीचर है, टीचर क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा एब्स्ट्रैक्ट लेसन। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से जो टीचर है वो प्रेजेंट करेगा इन्फॉर्मेशन को। अभी वो उसने पढ़ाया नहीं है, तो वो ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल के थ्रू उनको बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हमने पढ़ना है। फिर एक्सप्लेन करेगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखेगा बोर्ड पे। जैसे अभी मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको लिखा रही हूँ ना, इसमें क्या है, इन्होंने क्या रिजेक्ट किया था, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ यहाँ पे। तो एक्सप्लेन करेगा इंपॉर्टेंट टर्म्स को। फिर साथ थर्ड में एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल को प्रेजेंट करने के बाद फिर स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट पढ़ेंगे स्पेसिफिक एग्जाम्पल, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। मतलब पहले ये कंक्लूजन देना, समरी देना किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद यस, तो उसके बाद क्या करना उसके बाद उनको पढ़ाना, ठीक है। तो ये है आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर। आगे देखते हैं, डेविड आसूबल जो है, इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की, मीनिंगफुल थ्योरी, ठीक है। कि जो भी हम पढ़ाएंगे ना, जो रोड लर्निंग है, रोड लर्निंग जैसा कुछ नहीं होना है। रोड लर्निंग को पूरी तरह से ख़त्म करना है। और लर्निंग कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बच्चे की क्लियर होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया। लर्नर फॉर्म नॉलेज देमसेल्फ, बच्चे जो हैं वो खुद से नॉलेज को बना सकते हैं, खुद से अपनी प्रियर नॉलेज के बेसिस पर। ये तो ठीक है, प्रियर नॉलेज के बेसिस पर, बट पहले जो टीचर है, पहले उनको एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग दे देगा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, फिर ही वो यहाँ पे अपनी उनको पता चलेगा, याद आएगा कि अच्छा पहले मैंने कहीं पढ़ा है, उसके नॉलेज पे वो नई नॉलेज बनाएंगे। हम नॉलेज को एक्वायर करेंगे, मेमोराइज हमने नहीं करना है। मेमोराइजिंग पे उन्होंने फोकस नहीं किया। रोड लर्निंग के पूरे एंटी थे, वो अगेंस्ट थे। इन्होंने बोला 3 टाइप्स की मीनिंगफुल लर्निंग है, रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिपोजिशन लर्निंग। तो ये जो मीनिंगफुल लर्निंग है ना, 3 टाइप्स की। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले जब भी बच्चा कुछ पढ़ेगा तो पहले उसने एक पूरी एक समरी जैसी पढ़नी है, एक समरी का आउटलाइन पढ़ना है, ठीक है। जैसे टीचर पूरी एक समरी जैसा, एक कंक्लूजन जैसा बोलेगा, फिर वो एग्जाम्पल दे देकर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे डेविड आसूबल, या मैं रिसर्च के एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको रिसर्च पढ़ाया, रिसर्च का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। अब मैं आपको रिसर्च का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च या टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने आपको पढ़ाना है। तो मैं आपको बोल रही हूँ रिसर्च ऐसी होती है, इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इसमें ये है। फिर आपकी फंडामेंटल रिसर्च आती है, पहले फंडामेंटल रिसर्च आती है, वहाँ पे हम थ्योरी बनाते हैं। फिर जो थ्योरी बनाई उसका एप्लीकेशन हम अप्लाइड रिसर्च में करते हैं। फिर एक और रिसर्च आती है जो इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो कुर्त लेवन ने दी है। फिर फंडामेंटल रिसर्च, फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फिर नैरेटिव रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च। अब मैंने आपको एक कंक्लूजन जैसा दिया, कितनी टाइप की रिसर्च है, इनमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है। तो आपको क्या है, पहले मैंने एक क्या दिया, एक समरी जैसी दी, ठीक है। यहाँ पे एक समरी जैसी दी, तो आपको याद नहीं आएगा कि हमने ये तो रिसर्च में पढ़ लिया है। जब हम एमएड करते थे या एमए एजुकेशन करते थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ये। हम जब बीएड में थे तो बीएड में भी रिसर्च का हमें एक टॉपिक था। तो आपको प्रीवियस वो पूरा रिवाइज हो जाएगा और उसके बेसिस पर आप नई नॉलेज बनाओगे। उसी को हम बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सबसम्पशन थ्योरी। देखो, सबसे पहले उन्होंने सबसम्पशन थ्योरी भी दी, मीनिंगफुल लर्निंग भी दी, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी दिया। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सबसम्पशन। ये जो सबसम्पशन है ना, इसका मतलब क्या है। जब सबसम्पशन का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन जो हमारे पास ओल्ड नॉलेज होती है एंड जो न्यू नॉलेज होती है। ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में कनेक्शन होना, उसको हम सबसम्पशन बोलते हैं। तो इन्होंने सबसम्पशन थ्योरी दी, ठीक है। और उसकी जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स बनाई। सबसे पहले आता है डेरिवेटिव ये कोरिलेटिव सबसम्पशन। कोरिलेटिव सबसम्पशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, कोरिलेटिव सबसम्पशन ये हायर लेवल होता है। हायर लेवल कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि जो नया मटेरियल होता है ना, ये एक्सटेंशन होता है जो हमारे पास, जो हमने ऑलरेडी ग्रेस्प किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें बेसिक आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का बेसिक आता है, कैसे ऑन करते हैं, रैम किसको बोलते हैं, रोम किसको बोलते हैं, ठीक है। रैम क्या है, वोलेटाइल है, रोम है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बीच में डिफरेंस पता है। वोलेटाइल क्या होता है कि लाइट ऑफ होती है तो डेटा उड़ जाता है। नॉन वोलेटाइल क्या है, अगर लाइट ऑफ भी होती है डेटा इंटैक्ट रहता है, वहीं पे रहता है ना। ये थोड़ा बहुत हमें पता है। हमें कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं उनके बारे में पता है, कितनी जनरेशन्स हैं, 5 जनरेशन्स। थोड़ा कंप्यूटर के बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है। अब बेसिक नॉलेज तो पता है, अब हम इस बेसिक नॉलेज को बेस बनाएंगे, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे। तो जब ये बेसिक नॉलेज पता है तो हमें सी प्लस प्लस जो लैंग्वेजेस हैं, जो जावा है, जो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। वो पता होगा, मतलब बेसिक पता है तो बेसिक जो, ये तो बेसिक नॉलेज है, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, इसी के बेसिस पर हम नई नॉलेज बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव असम्पशन। मतलब हमने जो नई इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंड किया जो हमें पहले से ही पता थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया आपको रिसर्च के बारे में। मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च, 36 टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो 36 टाइप ऑफ रिसर्च तो मैंने आपको पढ़ा ली, बट आपको एक नॉलेज मिल गई। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि जो फंडामेंटल रिसर्च था, ऐसे आपको नहीं पता था फंडामेंटल रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है। ये आपने एक मतलब क्रेम किया था, जब आपने एग्ज़ाम दिया था क्रेम, आपको वो सारी चीज़ें याद आ गई, बट इनका जो मीनिंग था, इनका जो कॉन्सेप्ट था, वो आपके माइंड में क्लियर नहीं था। अब मैंने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो आपने अपनी जो प्रीवियस नॉलेज थी उसको बेस बना के नई नॉलेज का एक्सटेंशन किया, उसी को बोलते हैं कोरिलेटिव सबसम्पशन, ठीक है। कोरिलेटिव सबसम्पशन। दूसरा आता है डेरिवेटिव सबसम्पशन। जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव सबसम्पशन कौन सी सबसम्पशन होती है? यस, डेरिवेटिव होता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारी, एग्जिस्टिंग नॉलेज को हमने न्यू नॉलेज से रिलेट करना। न्यू नॉलेज इज लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल। इट अकर्स व्हेन अ चाइल्ड बिल्ड्स अपॉन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मास्टर्ड नहीं है, ये मास्टर्ड है, जो आपको पहले से ही मास्टर है। फॉर एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम नेट का पढ़ रहे हैं, या JKPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पढ़ रहे हैं, या लेक्चरर का पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हो, आप मैथमेटिकल रीजनिंग के तो क्वेश्चंस कर रहे हो आप, ठीक है, बट मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे आपको टेबल तो पूछेंगे ना। टेबल क्या है? फॉर एग्जांपल, आपको पूछा गया कि 13 मल्टीप्लाई बाय 13, वहाँ पे आपको आया, आपके सामने क्वेश्चन जैसा था वहाँ पे आया, तो अगर आपको पता है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 होता है, तो मतलब ये आपने कब पढ़ा? ये तो हमने PSC में नहीं पढ़ा ना, PSC में तो हायर लेवल का पढ़ते हैं, ये हमने कब पढ़ा? ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया, ये हमने 3rd में पढ़ा था, ये हमने 5th में पढ़ा था, 2nd में जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने ये टेबल लर्न किए थे। मतलब ये जो हमने लर्न किए थे, अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हमने बेस बनाया और नई नॉलेज बनाई, इसको हम क्या कहते हैं? ऑलरेडी मास्टर। ये तो टेबल है, ये हमें आते हैं, ये हमें ऑलरेडी मास्टर हैं, और इसके बेसिस पर जो हमने नई नॉलेज को लिंक किया, डेरिवेट किया, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव सबसम्पशन। मतलब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज कौन सी नॉलेज होती है? एग्जिस्टिंग मीन्स प्रीवियस नॉलेज। तो पहले वाली नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज हो गई, प्लस जो न्यू नॉलेज है, तभी बच्चे की क्या होती है? लर्निंग होती है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? ये डेरिवेटिव सबसम्पशन है। होप आपको ये सारी जो हैं ये क्लियर हो रही होंगी। फिर आता है आपके सामने, वेट अ सेकंड, आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन। सुपरऑर्डिनेट्स लर्निंग या सुपरऑर्डिनेट सबसम्पशन। यहाँ पे जो लर्नर सीखेगा, कैसे सीखेगा? जब एग्जाम्पल के थ्रू सीखेगा। उसको बहुत सारी एग्जाम्पल देते हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ अंटिल इट वाज टॉट टू द पीपल। तो पहले यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पहली जैसी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूँगी, मैंने आपको पढ़ाना है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाना है? मैंने आपको कॉग्निटिव थ्योरीज पढ़ाना है। मैं आपको बोलूँगी कि हाँ, मैं आपको बोलूँगी, अब आप PG करके हो, B.Ed करके हो, है ना, तो मैं आपको बोलूँगी कि ट्रायल और एरर से सीखना चाहिए। मैंने एग्जांपल दी कि देखो, अगर हम ट्राई करेंगे, एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार तो हम क्वालिफाई हो ही जाएंगे, है ना। जो गलतियाँ हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनसे ही सीखते हैं। फिर मैं बोलूँगी कंडीशनिंग के एग्जाम्पल, पहले मैंने ट्रायल एंड एरर की एग्जाम्पल दी, ट्रायल एंड एरर की, फिर मैं आपको कंडीशनिंग की एग्जांपल दूंगी, ठीक है, कंडीशनिंग की एग्जांपल दूंगी। फिर मैं आपको रिइंफोर्स बोलूँगी, अच्छा बच्चे को अगर ऐसा रिइंफोर्स किया जाएगा तो उसकी वजह से भी, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी। मैंने इतनी सारी एग्जांपल दी तो आप जल्दी बोलोगे, आप तो कॉग्निटिव थ्योरी, ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज पढ़ाना चाहते हो, क्योंकि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है ये तो थॉर्नडाइक की है,
कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये तो पैवलोव की है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये तो स्किनर की है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स बच्चे को देते हैं, तो वो एग्जांपल को समझते ही समझ आता है कि हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग, ठीक है। कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग ये कौन सी लर्निंग होती है? यस, ये कौन सी लर्निंग होती है? लर्निंग बाय एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब नहीं है यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग वो लर्निंग होती है जहाँ पे हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है ना, हम उसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़ना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलूँगी विंड एनर्जी में आपको पढ़ाऊँगी। विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, बायो एनर्जी हो गया। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हमने पढ़ ली ना, इसको कंबाइन जब हम करेंगे एक ही कॉन्सेप्ट बनता है, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। वो है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो कॉम्बिनेटोरियल का मतलब क्या है, जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी नोन हो गया, प्रोनोन हो गया, वर्ब हो गया और कुछ और हो गया, तो आप क्या बोलोगे? आप तो हमें ग्रामर पढ़ा रहे हो। मतलब वन वर्ड में जब हम असेंबल करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग, ठीक है। होप आपको ये सारी टाइप्स क्लियर हुई होंगी, ठीक है। फिर आता है जो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है। अब मैंने आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर तो पहले ही बता दिया, ठीक है। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर एक वैल्यूएबल टूल है जो मेंटली हेल्प करता है लर्नर को, वो पढ़े, सीखे, रिटेन करे, मतलब चीज़ों को याद रखे, उससे नॉलेज बनाए, कंबाइन करे नई नॉलेज को जो ऑलरेडी उसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मॉडल है ना, तो यहाँ पे 4 टाइप्स आते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर। जब भी आप एक्सपोजिटरी देखते हो ना, तो एक्सपोजिटरी का मतलब होता है, एक्सपोजिटरी का मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक्सपोज करते हैं, मतलब चीज़ों को डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। डेप्थ में पढ़ते हैं, एक्सपोजिटरी हो गया जो प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन, डेप्थ में, डिस्क्रिप्शन में, डिटेल में पढ़ना, ठीक है। नई नॉलेज जो हम बनाते हैं ना, डिटेल में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप एमए कर रहे हो या आप एमएड कर रहे हो, मास्टर ऑफ एजुकेशन, दोनों तो सेम ही हो गए। तो एमएड कर रहे हो या एमए कर रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हो? आप तो रोट लर्निंग से ही वहाँ निकल जाते हो, रोट लर्निंग कर ली, बस पास हो गए, है ना। बट अगर आप ये रोट लर्निंग मेथड JKPSC, जो आपका JKPSC हो गया या आपका UGC नेट हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो क्या आप वहाँ पे कर सकते हो क्वालिफाई? नहीं ना। वहाँ पे आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन, आपके कॉन्सेप्ट डेप्थ में क्लियर होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर, ठीक है। फिर आता है आपका फिर आता है आपका नैरेटिव ऑर्गेनाइजर। ये जो नैरेटिव है, नैरेटिव किससे रिलेटेड होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो नैरेटिव किससे रिलेटेड हो गया, स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड। यहाँ पे हम नए कॉन्सेप्ट को जब प्रेजेंट करते हैं तो एक स्टोरी फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट द न्यू इन्फॉर्मेशन एक स्टोरी फॉर्मेट में। जैसे मैं आपको बोलूँगी, जैसे जब हमने गैगने पढ़ा था, याद होगा आपको, गैगने में मैंने जिस पर पीपा एक इंसान था, जिस पर उसने SSC का एग्ज़ाम दिया, वर्बल डेफिनेशन रट ली, मैंने आपको बताया था। तो एक जहाँ पे हमने नई इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया एक स्टोरी फॉर्मेट में, दैट इज़ कॉल्ड एज नैरेटिव ऑर्गेनाइजर, ठीक है। फिर आता है आपका स्कीमिंग ऑर्गेनाइजर। स्कीमिंग का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। स्कीमिंग ऑर्गेनाइजर दैट फ्लिक्स थ्रू द इन्फॉर्मेशन। देखो स्कीमिंग की बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब हमारे सामने एग्जाम में अनसीन मैसेजेस आ जाते हैं ना, अनसीन मैसेजेस नहीं, मैं मैसेजेस बोल रही हूँ, पैसेजेस हैं ये। अनसीन जो पैसेजेस हैं ना, जब एग्ज़ाम में हमारे सामने अनसीन पैसेजेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट देखते से हम क्लिक देखेंगे तो की पॉइंट देखेंगे, फिर हम उसका जो निचोड़ निकालते हैं कि ये इसका आंसर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं स्कीमिंग ऑर्गेनाइजर। या दूसरी एग्जांपल ले लो कि जब हमें एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पहले 1 आवर, एग्ज़ाम से पहले जो 1 आवर होता है, ठीक है, एग्ज़ाम का पहले जो 1 आवर होता है उसमें हम पूरी जो जितना सारा, जैसे पूरी एजुकेशन को हम 15 मिनट में रिवाइज़ करते हैं, ठीक है, ऊपर से देखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं स्कीमिंग ऑर्गेनाइजर। देन आता है आपका ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो जो ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है ना, ये किससे रिलेटेड है, हम किससे सीखते हैं, यहाँ पे अपनी नॉलेज बनाते हैं पिक्टोग्राफ से,
पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है? पिक्टोग्राफ होता है तस्वीरें, पिक्चर्स हो गई, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो भी कॉन्सेप्चुअल पैटर्न है, कॉन्सेप्ट मैप, जैसे मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया कॉन्सेप्ट मैप बना के, माइंड मैप बना के कोहलबर्ग को, लॉरेंस कोहलबर्ग हमने पढ़ा, जिसमें L3 L1 L2 L3 लेवल 1 लेवल 2 प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, मैंने आपको ऐसे ऐसे पढ़ा लिया। उसको माइंड मैप बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यस, तो हमने क्या पढ़ लिया? हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? हमने आसुबल को पढ़ा। आपने आप नोट्स ऐसे बनाने हैं। आसुबल, डेविड आसुबल पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया। ये जो डेविड आसुबल है, इन्होंने किसको क्रिटिक किया, मतलब रिजेक्ट किसके आइडिया को किया? जेरोम ब्रूनर, जो ब्रूनर है उनके आइडिया को इन्होंने रिजेक्ट किया। और एक्सेप्ट किसको किया? एक्सेप्ट किया जो जीन पियाजेट है, जीन पियाजेट है। इन्होंने जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसको भी एक्सेप्ट किया। इन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर का मॉडल दिया है, एडवांस ऑर्गेनाइजर का मॉडल दिया। और इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की, मीनिंगफुल लर्निंग की बात की, मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया, इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की, एज वेल एज यस, मीनिंगफुल लर्निंग की बात की। और क्या है? सबसम्पशन थ्योरी, सबसम्पशन थ्योरी, सबसम्पशन थ्योरी, बस इतना सा तो याद रखना है आपने, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना। एडवांस, देखो आंसू ट्रिक में बताऊंगी आपको। इतने आंसू आ गए ज़िंदगी में, इतने आंसू आ गए कि लाइफ का मीनिंग पता चल गया, ठीक है। और जब मीनिंग पता चलता है, इंसान बहुत कुछ क्या करता है, सोचता है, फिर वो एडवांस हो जाता है, ठीक है। फिर वो एजम्पशन भी लगाता है, सबसम्पशन थ्योरी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। यस, तो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े। हुज थ्योरी स्टेटेड दैट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज टेक्स प्लेस ड्यू द प्रोसेस ऑफ नोन एज सबसम्पशन। तो सबसम्पशन अभी हमने पढ़ी, आसुबल ने दिया है, जीन पियाजेट ने क्या क्या दिया है, स्टेजेस दी हैं, SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन कंक्रीट और फार्मर ऑपरेशन स्टेज। और इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन दिया है, जिसमें अडॉप्टेशन है उसमें 3 आते हैं, कौन कौन से हैं? एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम और स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया है। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग की बात की, स्पाइरल करिकुलम की बात की, वाइगोस्टी ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, सोशो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल हम एरिक्सन की पढ़ लेते हैं, और कौन सी रही? यस, एरिक्सन और सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा की, ठीक है। ओके, अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।